नमस्ते बच्चों को। आज का हमारा व्याख्यान का विषय है विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हमें वाक्य शुद्धि में विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम हिंदी में प्रचलित सभी विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विराम का अर्थ समझते हैं कि विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना। कि जब हम कोई बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अगर हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ अलग तरह का विराम चिन्ह आएगा। अगर हम एक ही वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो अलग तरह का विराम चिन्ह आएगा। तो ये कई सारे विराम चिन्ह हैं जिनका हम वाक्य के लेखन के दौरान प्रयोग करते हैं। तो आज हम वर्तमान समय में जो भी हिंदी भाषा में विराम चिन्ह प्रचलित है, उन विराम चिन्हों को हम आज समझेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह हिंदी में वर्तमान में प्रचलित है। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जहाँ लगाया जाता है कि वाक्य के अंत में इसको लगाया जाता है जब वाक्य पूरा हो जाता है। केवल दो प्रकार के वाक्यों में ये नहीं लगता है। जो एक तो प्रश्नवाचक वाक्य है, वहाँ नहीं लगता है, और एक विस्मयबोधक वाक्य है, वहाँ नहीं लगता है। और जितने भी सामान्य वाक्य हैं उनके अंत में ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, वह जयपुर जाएगा, वह आज आगरा जाएगा, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। पूर्ण विराम का चिन्ह हमारे पास है एक खड़ी पाई, खड़ी रेखा, जिसे खड़ी पाई भी कह सकते हैं आप, पर इसको पूर्ण विराम कहा जाता है। तो अब अगला जो चिन्ह है वो है अर्धविराम। जब हम किसी वाक्य के बीच में अल्प विराम, मतलब पूर्ण विराम से थोड़ा आधा समय और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय रुकते हैं या रुकने की आवश्यकता पड़ती है, तब वहाँ पर हम अर्धविराम लगाते हैं। और अर्धविराम के लिए हमने एक लिपि चिन्ह भी यहाँ पर है। उस लिपि चिन्ह को हम भी समझेंगे कि अर्धविराम में कोमा लगाया मतलब वो जाता है और उस कोमा के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। ये अर्धविराम है। इसका प्रयोग किन किन परिस्थितियों में होता है वो भी तो समझते हैं कि जब किसी वाक्य में एक वाक्यांश या उपवाक्य के साथ दूसरे उपवाक्य का संबंध बतलाना हो, तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। कि एक वाक्यांश के साथ दूसरा वाक्यांश का संबंध बतलाना हो, तब हम उस अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। किंतु एक ही वाक्य के अंतर्गत एक दूसरे से संबंध भी रखते हैं, ऐसी भी स्थिति होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखते हैं हम कि वह हमसे रुपए मांग कर ले गया, अब डकार भी नहीं लेता, या अब वापस नहीं लौटाता, तो ले गया, यहाँ पर हम अर्धविराम लगाएंगे। अर्धविराम में एक कोमा और उसके ऊपर एक बिंदी कहेंगे, छोटी अनुस्वार की तरह एक बिंदी, पर ऊपर नहीं लगेगी, कोमा के ही ऊपर लगेगी, कोमा के सिर के ऊपर लगेगी। अब दूसरी परिस्थिति है कि ये कब लगाया जाता है, जब मुख्य वाक्यांश यानी मुख्य उपवाक्य में से संबंधित कोई सहायक
उपवाक्य वाक्य या आश्रित उपवाक्य हो, क्योंकि वाक्य पढ़ाते समय मैंने बताया तब इनके मध्य में अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे उदाहरण है सामने, राम स्कूल से आता है, आराम करता है, खाना खाता है, सो जाता है। यानी जहां भी बीच में मध्य में है आया वहां पर हम अल्प विराम अर्धविराम लगाएंगे। इसी तरह आगे एक उदाहरण और बता दूं मैं आपको कि राम करुणा की प्रतिमूर्ति थे, दया के सागर थे, भक्त वत्सल थे। 3 बात कही है और तीसरी बात में वाक्य पूर्ण हो गया, तो वहां तो पूर्ण विराम है, लेकिन बीच में जहां भी 2 जगह हम थोड़ी देर ठहरे, अर्धविराम हम वहां लगाते हैं। इसी प्रकार जब हम उपाधियां या डिग्रियां लगाते हैं तो उनके बीच में भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार आपने डॉक्टर की डिग्रियों को हिंदी में लिखे हुए देखा होगा, या और भी कोई डिग्रियां जैसे एमए, तो एम के आगे एक डॉट होता है, ए के आगे एक डॉट होता है, बिंदी होती है, वो उसका संक्षिप्तीकरण है। और फिर उसके आगे दूसरी डिग्री लिखने से पहले एमए हम रुकेंगे, अर्धविराम लगेगा वहाँ पर, कोमा और बिंदी वाला, और फिर दूसरी डिग्री पीएचडी, फिर कोमा लगाएंगे बीए, फिर कोमा लगाएंगे एलएलबी, या फिर कोमा लगाएंगे कुछ और कोई डिग्री हो तो जब 2 डिग्रियां या 1 से अधिक डिग्रियों के बीच में हमें अर्धविराम लगाना है। और अर्धविराम का जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो है एक कोमा, और कोमा के सिर के ऊपर बिंदी लगाना। लेकिन बिंदी कोमा के ठीक सिर के ऊपर मतलब जोड़ी हुई नहीं लगनी है, थोड़ा अंतराल होगा, कोमा से थोड़ा अंतराल, फिर उसके ऊपर वो बिंदी लगती है। ये ध्यान रखना है। एक इसमें थोड़ा विशेष बात है, वो भी बता देता हूँ कि हिंदी में अल्पविराम का प्रचलन वर्तमान में कम देखने को मिलता है। प्राय अल्पविराम से ही काम चला लेते हैं। अल्पविराम यानी केवल कोमा। कभी कभी इसके स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन ये विशेष तौर पर जब हमें दोषपूर्ण वाक्य को अगर शुद्ध करना है, अशुद्ध वाक्य को हमें शुद्ध करना है, तो वहाँ हमें सही स्थान पर उपयुक्त अर्धविराम ही लगाना है। और जहाँ वाक्यांश पूर्ण होते हैं किंतु परस्पर एक दूसरे में संबंध होते हैं, एक से ज़्यादा वाक्य हैं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो। जैसे मैंने देखा ना कि राम स्कूल जाता है, से आता है, आराम करता है, खाना खाता है, सो जाता है। जहाँ जहाँ भी वाक्य पूरा हुआ यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, राम से जुड़े हुए हैं। आराम करता है, कौन आराम करता है? राम आराम करता है। खाना खाता है, कौन खाता है? राम खाता है। सो जाता है, कौन सोता है? राम सोता है। तो वहाँ पर हमें अर्धविराम ही लगाना पड़ेगा। एक और उदाहरण दे देता हूँ मैं। वह सुंदर था, नौजवान था, सुगठित देह का स्वामी था। 3 छोटे छोटे वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ। अब अगला जो हमारा लिपि चिन्ह है वो है अल्प विराम। अल्प विराम यानी अल्प का सीधा सा अर्थ थोड़ा सा, थोड़ा सा। अल्प यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा रुक जाना। जब शब्दों या वाक्यांशों के मध्य में हम थोड़ी देर रुकते हैं और वहाँ रुकने की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब ये कैसे करते हैं ये भी हम देखते हैं कि जब वाक्य में 2 से अधिक समान पदों में और अवयव की आवश्यकता होती है, तब उसका प्रयोग अंत में मात्र एक बार करके शेष पर अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। एक वाक्य बोला मैंने, तो राम, लक्ष्मण और सीता। यहाँ राम और लक्ष्मण
लिखा जा सकता था, और राम और लक्ष्मण और सीता वन में गई, ये वाक्य है। लेकिन हम और दो बार ना लिख के जहाँ पर वाक्य में राम और लक्ष्मण के बीच में अल्प विराम लगाकर काम चला सकते हैं, चला नहीं सकते, ये ही लिखा जाता है। अगला जो नियम है कि कहाँ लगाएं हम, कि जब वाक्यों में शब्दों की पुनरावृत्ति हो और भावावेग में उन शब्दों पर अधिक बल दिया जाता है, तब भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। कि जैसे हम कहते थे कोई वाह 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 वाह, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो वाह वाह हम बोलते हैं भावावेग में, तो बोलते वाह वाह का वो है कि किसी वाक्य के अंतर्वर्ती वाक्यांश के अंदर को वाक्यांश आ जाने पर अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक बड़ा वाक्य है, संयुक्त भी हो सकता है और मिश्रित भी हो सकता है, उस मिश्रित इन दोनों में कोई वाक्यांश आ जाता है, तब वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बाजार जाने से पहले वह घर आकर खाना खाएगा, यहाँ पर 3 बात कही गई है और तीनों में से 2 बात पे हमें अल्प विराम लगाने हैं। बाजार जाने से पहले रुके हम, वह घर आकर यहाँ भी रुके खाना खाएगा। तो जहाँ जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके वहाँ वहाँ हमें अल्प विराम यानी कोमा लगा देना है। और अगली परिस्थिति है कि जहाँ पर हम अल्प विराम लगाने चाहिए, किसी वाक्य में किंतु, परंतु, अतः, इसलिए आदि अवयवों का जब प्रयोग हो तो उनके पूर्व अल्प विराम का प्रयोग आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्य बोलता हूं मैं कि आप सही कह रहे होंगे, यहां रुके, आप सही कह रहे होंगे, किंतु मैं विश्वास नहीं करूंगा, या मैं विश्वास कैसे करूं, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आप सही कह रहे होंगे, रुके, कहाँ रुके हम, होंगे की बात, तो होंगे यानी किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, ये जहाँ भी ये शब्द आए उनसे पूर्व हमें अल्प विराम लगाना है। ठीक है। अगली जो परिस्थिति है जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है वो है कि किसी भी संबोधन के उपरांत अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी संबोधन हम कोई भी लें, महानुभावों, महोदय, सज्जनों, मित्रों, सुनिए, ये सब संबोधन है। और इन संबोधनों के बाद थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है वक्ता को या लेखक को, लिखने वाले को। तो इन संबोधनों के बाद में हमें अल्प विराम लगाना है। सुनिए, आपसे कुछ काम है, सुनिए, रुके हैं हम, स्पष्ट है कि हम यहाँ पर रुके हैं, तो यहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना ही लगाना है। अब अगला है जिस परिस्थिति में अल्प विराम है कि किसी वाक्य के बीच में जब कोई आश्रित उपवाक्य आ जाए तो उसके पूर्व तथा उसके पश्चात अल्प विराम का प्रयोग करना। जैसे उदाहरण के लिए रामदास जो कल तक ठेला लगाता था अब सेठ रामदास बन गया है। यहाँ पर 2 जगह हमने लगाया, बीच के आश्रित उपवाक्य है जो कल तक ठेला लगाता था, इसके पहले भी हमने अल्प विराम लगाया रामदास के बाद और था के बाद में भी लगाया। तो जब किसी वाक्य के बीच में आश्रित उपवाक्य आए तो उसके पूर्व और उसके पश्चात दोनों ही परिस्थितियों में हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। एक उदाहरण और बता देता हूं इसी का कि मैंने कहा था वह समय आ रहा है जब वह सड़क पर खड़ा दिखाई देगा। यहां पर
आश्रित उपवाक्य है वह समय आ रहा है, तो इससे पहले भी अल्प विराम, उसके बाद भी अल्प विराम। तो ये दो अल्प विराम का प्रयोग हमें आश्रित उपवाक्य के आगे और पीछे करना होता है। अगला है अल्प विराम का ही नियम है, अल्प विराम जरा लंबा है। यदि किसी वाक्य में अब, तब, वह, यह आदि शब्द विलुप्त हों तो उनके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। बड़े लोग जो कहते हैं वह ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वह शब्द मैं यहां से लोप कर दूं तो यहां पर अल्प विराम यानी कोमा लगा के काम चलाया जा सकता है। बड़े लोग जो कहते हैं ध्यान से सुनना चाहिए, राम कब आएगा कह नहीं सकता। इसमें क्या चीज लुप्त है, यह कह नहीं सकता। तो यहां पर अल्प विराम से हम किसी लुप्त शब्द के स्थान पर अल्प विराम, जान है, जाना है, जाइए। यहां कौन सा शब्द लुप्त हुआ, जाना है तो जाइए। तो के स्थान पे हम अल्प विराम से काम चलाते हैं। यार ये प्रयोग सटीक है, कोई अशुद्ध नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द विलुप्त है और इस लुप्त शब्द के स्थान पे हमें अल्प विराम लगाना है। अगला अल्प विराम का ही नियम है, जिन वाक्यों का प्रारंभ बस, हाँ, नहीं आदि शब्दों से होता हो उन शब्दों के उपरांत अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बस, हाँ या नहीं, बस बहुत हो गया अब रहने दीजिए, हाँ मैंने कहा था, हाँ नहीं मैंने नहीं कहा था। तो यहाँ पर हाँ के बाद, नहीं के बाद, बस के बाद हमें अल्प विराम लगाना है। तो अगला नियम है कि हिंदी तिथियों को दर्शाने के लिए भी प्रायः अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हिंदी तिथियां, हिंदी क्या है, अब तो जो भी हमारी हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय जो मान्य अंक है, मान्य अंक है, उन अंकों को में भी हम लिखेंगे तो भी हमें अल्प विराम लगाना चाहिए। जैसे आज का दिन है बुधवार, बुधवार 3 फरवरी 2021। तो अल्प विराम कहाँ कहाँ लगेगा, बुधवार, बुधवार के आगे अल्प विराम लगेगा। 3 फरवरी एक साथ बोला जा रहा है, 3 फरवरी, तो 3 फरवरी के बाद में, फरवरी के बाद में फिर अल्प विराम 2021। तो हमें तिथियों में भी अल्प विराम का प्रयोग करना है। तब यानी हम पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम, ये जो बड़े चिन्ह हैं हिंदी में जो अधिकतर काम में आते हैं, आज उनके बारे में बात की। और इसके शेष बचे हुए को हम कोशिश करेंगे कि अगले व्याख्यान में हम इनको पूर्ण करें। और तब तक आप सब लोगों से मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में।